इस सेशन में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी के बारे में। हमने ऑल्दो लास्ट सेशन में डिस्कस किया है कि प्रिंटफ कैसे काम करता है, उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है stdio.h। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में हम प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी और डीप में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले तो हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम बना लेते हैं जो हमने। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको जो भी मैं प्रोग्राम्स बनवाता हूँ, रन करवाता हूँ, उनको नोट कैसे करना है। तो आपकी कॉपी में लेफ़्ट साइड में एक मार्जिन होगी, इसके लेफ़्ट साइड में आप कभी सीरियल नंबर लिखने के लिए यूज़ करते होंगे और ये आपकी मेन स्पेस होती है। तो इधर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आज का पहला प्रोग्राम जो भी मैं लिखवाऊँगा, इधर आपको लिखना है example1। यहाँ से वो प्रोग्राम लिखना है पूरा, हैशटैग इंक्लूड से लेके रिटर्न 0 तक। यहाँ पर मेन फंक्शन है, ये मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट लाइन पे आपको यहाँ पर आउटपुट 1 लिखना है। आउटपुट 1 लिखने के बाद में यहाँ पर इस प्रोग्राम से जो भी आउटपुट आएगा हम वो आउटपुट लिखेंगे, और लास्ट में एक लिखना है रिमार्क में फॉर एग्जांपल हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आया या फिर डिज़ायर्ड आउटपुट से कुछ अलग प्रिंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसका रीज़न लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका फिर हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रोग्राम है तो example2 आउटपुट 2 डिस्कस करते हैं हम। वापस से हमारा जो पहले वाला प्रोग्राम था हम उसी के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। ये हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। इसके बाद में हम मेन फंक्शन लिखेंगे। 3 वेरिएबल लिए थे हमने, x y z। x की वैल्यू 10 असाइन की थी, y की वैल्यू 20 असाइन की थी, और z की वैल्यू x प्लस y असाइन की थी। उसके बाद में लास्ट में हमारा रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट था जिससे कि प्रोग्राम एंड हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो है प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट था। हमने लास्ट टाइम प्रिंट करवाई थी %d की वैल्यू, मतलब कि एक int की वैल्यू जो वैल्यू थी z की। एक छोटा सा हम पहले डिस्कशन कर लेते। जब हम प्रिंटफ को स्ट्रिंग पास करते, फॉर एग्जांपल हमें ABCD प्रिंट कराना है तो हम ABCD लिख देंगे, यहाँ पर डबल कोट क्लोज, यहाँ पर सब खत्म। उसके बाद में हमें जब किसी चीज़ की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो हम %d लिखा था कॉमा लगा के, यहाँ पर जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हम वो लिख देते। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। ये आपको अभी नोट नहीं करना, आपको पूरे प्रोग्राम के साथ में नोट करना है। और हर बार आपको हैशटैग से लेके रिटर्न 0 तक, करली ब्रेसेस क्लोज तक पूरा प्रोग्राम लिखना है। चाहे हम एक लाइन का भी चेंज करें तो भी आपको पूरा प्रोग्राम ही लिखना है। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो फॉर एग्जांपल हमें सम को ऐसा प्रिंट कराना है हमें स्क्रीन पे, टोटल इज 30, हमको ये प्रिंट कराना है स्क्रीन पे। तो हम इसके लिए प्रिंटफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल इस, और फिर हमें ये वैल्यू फिक्स नहीं पता है इसलिए हम इसकी जगह पे हमारा %d यूज़ करेंगे। उसके बाद में करली ब्रेसेस क्लोज, ये डबल कोट क्लोज, कॉमा, यहाँ पर किसकी वैल्यू, तो z की वैल्यू रखना है, और यहाँ पर सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से टोटल इस 30 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हमें बस यहाँ पर ऐड करना है टोटल इस। इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद में कंपाइल कर लेते हैं। ये कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी होगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो ls करके चेक लिस्ट से हम चेक कर सकते हैं। एंटर दबाएंगे, टोटल इस 30 आपके सामने प्रिंट हो गया। अब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पॉज करिए यहाँ पर स्क्रीन, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को example1 करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में ये परसेंटेज को आप आउटपुट में मत लिखिएगा, टोटल इस 30 जो है इस पूरे पार्ट को आप आउटपुट में लिख लीजिएगा।
इसमें कोई रिमार्क की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आउटपुट आया वो हमारे अकॉर्डिंग आया। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि हमने इस केस में z की वैल्यू प्रिंट कराई, टोटल इज z। इससे पहले मान लीजिए हमें ये प्रिंट कराना है कि वैल्यू ऑफ टोटल इज परसेंटेज डी, और फिर इसकी जगह पर z। तो हमें इसके वैल्यू ये प्रिंट कराना है कि वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ y इज 20। लास्ट में प्रिंट होना चाहिए टोटल इज 30। यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज डी z तो हमें पता है, लेकिन स्क्रीन पे 30 प्रिंट होना चाहिए। हमें ये पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए। ये है हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं आपको एडिट करके बताऊंगा, लेकिन आपको सारे प्रोग्राम शुरू से आखिरी तक पूरे लिखने हैं, ताकि आपको stdio.h याद हो जाए, int याद हो जाए, कर्ली ब्रेसेस कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन हमेशा शुरू में होता है। आप जितनी बार इस प्रोग्राम को लिखेंगे उतनी बार आपको इसके रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह कैसे लिखते हैं वो सब याद होते जाएगा। वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर y लिख दूंगा तो स्क्रीन पर वैल्यू ऑफ x इज 20 प्रिंट होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर कभी ये नहीं सोचेगा कि आपने यहाँ पर यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर आप y की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। वो तो सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जो आपने उसको दिए। यहाँ पर हमने x की वैल्यू प्रिंट करा दी। अगले स्टेटमेंट में हमने वैल्यू ऑफ y इज परसेंटेज डी। मैं चाहूँ तो ऊपर वाले स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके x और y को रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको बताने के लिए मैं पूरे स्टेटमेंट्स का ही यूज़ करूँगा। ये हमने वैल्यू ऑफ x। अब इससे डिज़ायर्ड आउटपुट आना चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये आना चाहिए डिज़ायर्ड आउटपुट। इसको हम सेव करके कंपाइल करके एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इस स्टेटमेंट से ये जो हमने अभी प्रोग्राम लिखा है, इससे डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। इससे जो आउटपुट आ रहा है हमारे सामने वो है वैल्यू ऑफ x इज़ 10, लेकिन उसी के बाद तुरंत वैल्यू ऑफ y इज़ 20 शुरू हो रहा है, और उसी के बाद तुरंत टोटल इज़ 30 आ रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट तो कुछ और था, वो था ये। इसमें 10 के बाद में एक्चुअल होना ये चाहिए कि 10 के बाद में लाइन चेंज हो जाना चाहिए। आप कभी भी कीबोर्ड पे किसी टेक्स्ट एडिटर पे लाइन चेंज करने के लिए एंटर दबाते हैं, तो हमें कंप्यूटर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद में एंटर दबाया जाए ताकि वो कंट्रोल दूसरे लाइन पे चले जाए। फिर इसके बाद में भी हमें स्पेसिफाई करना है कि एंटर दबाया जाए ताकि फिर कंट्रोल अगली लाइन पे चली जाए। तो इसके लिए यूज़ होता है \n। ये आप प्रॉब्लम को भले से हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम व्हाट्सअप या किसी से चैटिंग करते हैं, मतलब हम बात हिंदी में करते हैं लेकिन वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स का हम इंग्लिश वाले यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम आप इंग्लिश या फिर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे हिंदी में नोट कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पर्टिकुलर ऐसी थ्योरी होती है जिसे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, तो बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको समझ में आए। उसके बाद में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है \n। \n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसके लिए हमें पर्टिकुलर इसको देखने के लिए हम एक अलग प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देंगे। टर्मिनल में जाके एक नई फाइल बनाएंगे test.c, ओपन test.c। ये हमारी test.c, इसमें वही include stdio.h, मेन फंक्शन स्टार्ट,
सॉरी, इसमें हमारे प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट होगा, वो भी आपको बैकस्लैश एन समझाने के लिए। प्रिंट एफ में लिखते हैं हम, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से हमें एक टी प्रिंट कराना है, एक अल्फ़ाबेट, और उसके नेक्स्ट लाइन पे 0 प्रिंट कराना है। तो हमने टी और 0 लिख दिया, लेकिन इनके बीच में हमने लिख दिया बैकस्लैश एन। इस बैकस्लैश एन को जैसे ही प्रिंट एफ पढ़ेगा तो इस बैकस्लैश एन को प्रिंट करने की जगह वो टी के बाद में लाइन चेंज कर देगा और इस 0 को अगली लाइन पे प्रिंट कर देगा। इसको चेक कर लेते हैं कंपाइल करके कि हमने जीसीसी को ये फाइल प्रोवाइड की test.c, इससे फिर से a.out नाम का एग्जीक्यूटेबल बना और उसने पुरानी वाली एग्जीक्यूटेबल को रिप्लेस कर लिया क्योंकि नाम सेम। ये आप देखेंगे कि टी एक अलग लाइन पे आ रहा है और 0 एक अलग लाइन पे आ रहा है। अब हमें जो पुराना डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, हम उसको उस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ भी नहीं करना है हमें, अब बहुत ही सिंपल हो गया इसका सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 के बाद में हमें एक बैकस्लैश एन प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 के बाद में एक बैकस्लैश एन प्रिंट कराना है, टोटल इस 30 के बाद में भी हम एक बैकस्लैश एन प्रिंट करा लेंगे। और आदत डाल लेंगे कि जब भी हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं और जब भी डबल कोट क्लोज होते हैं तो वहाँ पर एक बैकस्लैश एन देंगे। ये एक गुड हैबिट मानी जाती है, इससे जो आउटपुट होता है वो क्लीन दिखता है। अब हम वापस से जो चेंजेस करेंगे वो abcd.c में ही चेंजेस करेंगे। आपको सारे प्रोग्राम पूरे लिखना है। कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाना है, यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाना है, यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाना है। इसको सेव कर लेंगे। इसको वापस से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस करे हैं। इससे हमारा ये डिज़ायर्ड आउटपुट जो है प्रिंट हो चुका है। हमें यही परफेक्ट यही आउटपुट चाहिए था और यही हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये वाला एक प्रोग्राम आपने लिख लिया। उसके बाद में इसी प्रोग्राम में मैं एक और चेंज करके बताऊंगा, वो भी आपको पूरा लिखना है। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आप और समझिए। अगर मैंने ऐसा लिखा है प्रिंट एफ %d, एक और %d और एक और %d, कॉमा करके फिर अब हमने 3 बार %d लिखा, मतलब कि 3 INT प्रिंट करना है। तो 3 INT प्रिंट करने के लिए हमें इसको 3 INT की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। तो वो फॉर एग्जांपल हम एक x की वैल्यू दे देते हैं, y की वैल्यू देते हैं और एक z की वैल्यू देते हैं। इससे होगा ये कि printf जब इसको प्रिंट करने जाएगा तो वो इस %d को देखेगा और इसके लिए एक इक्विवेलेंट वैल्यू ढूंढेगा जो कि उसको यहाँ पर मिलेगी। फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करने के बाद वो अगला %d पड़ेगा, इसके लिए एक वैल्यू ढूंढेगा जो उसको यहाँ पर मिल जाएगी, और फिर ये %d पड़ेगा, इसके लिए उसको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब कि सीक्वेंस जैसा हम यहाँ पर सीक्वेंस स्पेसिफाई करेंगे वैसी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ये मैं आपको test.c में चेंज करके समझा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं INT x, y, z, x = 1, y = 2, z = 5। डिज़ायर्ड आउटपुट है 125। तो हम यहाँ पर %d 3 बार हमने कॉल किया, उसके बाद में x और एक बार y और एक बार z की वैल्यू प्रिंट करा दी। लास्ट में हमने एक हैबिट बनाई है कि इसको क्लोज करने से पहले हमेशा बैकस्लैश एन लगाएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको अब कंपाइल करके देखते हैं।
ये 125 आपके सामने आउटपुट आ चुका है। अब हम वापस से हमारे उसी डिस्कशन पे आते हैं, abcd.c पे। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको जैसा लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी बैकस्लैश n, और यहीं से मैं लिखता हूँ कि वैल्यू ऑफ वाई इज परसेंटेज डी बैकस्लैश n। इसके बाद में स्टार्ट कर देता हूँ टोटल इज परसेंटेज डी और एक और बैकस्लैश n एंड वाला, डबल कोट्स क्लोज करते हैं और फिर इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग ये राउंड ब्रैकेट्स क्लोज करें, मतलब इसके अंदर जो भी वो सारे आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर एक सेमीकोलन, और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि इनकी वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू होना चाहिए, तो वो सबसे पहले लिखाएगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद y की होना चाहिए, उसके बाद z की होना चाहिए। इस प्रोग्राम को भी आप लिख लीजिए, इससे भी पहले वाला ही आउटपुट आएगा, जैसा कि आपको मैं एक बार कंपाइल करके बता देता हूँ। ये हमने GCC सबसे पहले तो क्लियर करेंगे, यहाँ पर बहुत GCC abcd.c डॉट आउट। अभी इस बार भी फाइल कंपाइल हो गई बिना किसी एरर के। इस बार हम जब a.out को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वही पुराना आउटपुट हमें दिखने को आएगा। मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखें या 3 स्टेटमेंट लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्रेफर हमेशा यही करेंगे कि हर पर्टिकुलर के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखें। उससे हमारा जो कोड है वो काफ़ी क्लीन दिखता है। कोड भी हमेशा क्लीन दिखना चाहिए, ताकि कभी कोई दूसरा हमारे कोड पे काम करे तो उसको आसानी हो, और हमेशा हमारा आउटपुट भी क्लीन दिखना चाहिए, ताकि हमारा जो भी यूज़र है उस प्रोग्राम का, उसके लिए हमेशा कन्वीनियंस। ये हमारा test.c था, हमने abcd.c। आई होप आपने सारे प्रोग्राम्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। हमने आज सीखा मेन तो कि बैकस्लैश n से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये हमारे आंखों के लिए 2 कैरेक्टर्स है, लेकिन प्रिंटफ के लिए ये एक सिंगल कैरेक्टर है। एक ऐसा ही परसेंटेज बैकस्लैश t होता है। बैकस्लैश t का मतलब होता है टैब। टैब का मतलब होता है 8 स्पेसेस, मतलब 8 बार कहीं आप स्पेस दबाएंगे, इसका मतलब होता है टैब। आपके कीबोर्ड पर भी एक बटन होगा टैब नाम से, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर। आई होप आपको आज के सेशन में प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट सेशन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के अंदर एक एड्रेस थ्योरी होती है। एड्रेस थ्योरी को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फॉर एग्जांपल कि आप एक नया घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए आपको एक तो उसका स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कि दीवारें, जो भी आपका उसमें सामान लगने वाला, ईंट, सीमेंट, सब कुछ जो भी स्ट्रक्चर है, और उसकी प्लानिंग की, उसमें कितने रूम्स होने वाले हैं, कैसा क्या होने वाला है, कितने किचन्स होने वाले हैं, हॉल कितना बड़ा होने वाला। लेकिन ये सब के लिए आपको इतना ही इम्पोर्टेंट एक और चीज़ चाहिए, उसका नाम है, वो चीज़ होती है प्लॉट। मतलब कि आपको जगह भी तो चाहिए इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो हम जो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक वो खुद प्रोग्राम, मतलब कि वो प्रॉपर वो खुद पूरा मकान, और उसके अलावा जो ये प्लॉट होता है, ये प्रोग्रामिंग के केस में होता है एड्रेस। जैसे कोई घर बनाने के लिए जितना ज़रूरी प्लॉट है, वैसे ही कोई पर्टिकुलर घर बनाने के लिए उतना ही ज़रूरी उसका एड्रेस है। उसमें जो वेरिएबल्स है, जो फंक्शंस है, उनका एड्रेस है। नेक्स्ट सेशन हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।